अमेरिकी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के बीच ट्रंप ने टैरिफ वॉर को और भी ज्यादा तेज कर दिया है और इस बीच चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। दरअसल चीन की जवाबी कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने ड्रैगन पर यह जवाबी टैरिफ थोपा है। हालांकि उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करते हुए भारत सहित करीब 75 से अधिक देशों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ में 90 दिन की रोक लगा दी है। ट्रंप के इन दो बड़े फैसले के बाद अमेरिका और एशियाई शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ट्रंप ने साफ किया कि टैरिफ पर कई देशों ने अमेरिका का रुख किया था, सहयोग किया और इन देशों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसलिए ये 90 दिन की मोहलत दी जा रही है। आइए सबसे पहले ये भी आपको सुनाते हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा, देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस नई डेवलपमेंट के मायने क्या है। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट जुड़े हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और साथ ही इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस खास डिस्कशन में। बग्गा सर, सबसे पहले अगर आपसे मैं शुरुआत करूं, ये जो 90 दिन की नई मोहलत दी गई है भारत समेत 75 और देशों को माइनस चाइना, जिस पर और भी ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया गया है, क्या समझे सर इन 90 दिनों से? ये ट्रंप का जो दिमाग है जो पल दर पल दिन भर दिन अलग अलग फैसले लेता रहता है, क्या स्टडी कर पा रहे हैं आप इस फैसले के बाद? जी देखें तो यही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेलकम स्टेप है कि 90 दिन की मोहलत मिली है नेगोशिएट करने के लिए। ओवरऑल अमेरिका का रेवेन्यू देखें तो ये क्योंकि चीन के ऊपर जो टैरिफ 125% बन गया तो अमेरिका को $600 बिलियन मिलेंगे टैरिफ से, अगर वॉल्यूम्स वैसे ही रहते हैं। वॉल्यूम वैसे नहीं रहेंगे क्योंकि 100% 125% ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री नहीं झेल सकती। तो ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, जो ट्रस्ट लैकिंग का माहौल है, वो तो जारी है। कल बाजार में बड़ी तेजी से हमने देखा कि खरीदारी लौटी और 30 बिलियन शेयर खरीदे भी गए। अमेरिकन मार्केट में रिकवरी हुई। आज एशियाई और यूरोपियन बाजार भी ऊपर है। हमारा भी जो ऑफशोर फ्यूचर्स है वो ऊपर था काफी तेजी से। आज मार्केट बंद है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। तो कल अच्छा हमारा मार्केट प्रदर्शन करना चाहिए, बट संकट टला नहीं है। ये एक टेम्पररी रिप्रीव है। भारत का बायलैटरल एग्रीमेंट बनेगा कुछ महीनों में अमेरिका के साथ। बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि 10% पे ये अब टिके रहेंगे, 90 दिन की अवधि बढ़ाते रहेंगे। बट जो नुकसान हुआ है सेंटिमेंट को, बिजनेस सेंटिमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को, वो जारी है स्वाति जी। बिल्कुल सर, मतलब सेंटिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने इस्तेमाल किया। सेंटिमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इस बहुत अनसर्टनिटी जो बनी हुई है। पंकज जी, मैं यही आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो 90 दिन की मोहलत मिली है, भारत भी उसमें शामिल है, क्या फायदा सर आप देखते हैं खासकर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को लेकर? देखो, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में क्या है कि 3 आइटमें आती है। एक तो पहला है कि हमारे पास ड्यूटी स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील और एल्यूमिनियम, ये ड्यूटी 25 तक का ऑलरेडी 12 मार्च को लग गई, तो ये तो जारी है अभी भी। तो इसमें हमारा $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर 26 मार्च को ऑटो और ऑटो कंपोनेंट पे भी 25 तक का ड्यूटी लगी, वो भी ड्यूटी अभी भी चालू है और उसमें हमारा $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंजीनियरिंग आइटम्स का। क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स का टोटल ज्यादा है क्योंकि उसमें टायर भी आ जाता है और अदर आइटम्स भी आ जाती है ऑटो के, बट इंजीनियरिंग का जो आइटम है 2.5 बिलियन है जिसपे ड्यूटी लगी है, वो भी अभी 25% है। प्लस अभी जो 2 अप्रैल को जो ड्यूटी लगी है, जो लिबरेशन डे की ड्यूटी,
वो 10% लगी है हमारी बाकी आइटमों में। मतलब हमारा $20 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जिसमें 5 बिलियन स्टील एंड एल्यूमिनियम है, 2.5 बिलियन है आपका ऑटो कंपोनेंट और ऑटो, और 12.5 बिलियन है, उस पर 10% की ड्यूटी लग गई है। क्वेश्चन ये है कि ओके, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि एटलीस्ट जो बैलेंस 12.5 बिलियन है, उस पे अभी फिलहाल 10% ड्यूटी है। सो जिसके पास जो माल घर पे है, जो ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, वो 12.5 बिलियन का, वो ही विल एटलीस्ट एक्सपोर्ट एंड कंप्लीट इट। बट इसमें ये नहीं होगा कि कोई नवा ऑर्डर आ पाएगा एंड वो मैन्युफैक्चर करके पहुंच पाएगा। क्योंकि क्या, इन दिस अनसर्टेनिटी देयर इज प्रॉब्लम। ये है कि जब अनसर्टेन एनवायरनमेंट रहता है, तब बिजनेस स्टॉप हो जाता है। बिकॉज बायर को ये नहीं मालूम कि जब वो माल पहुंचेगा तब वो क्या ड्यूटी भरेगा उस पर। क्योंकि आज अगर वो ड्यूटी, अगर आज वो ऑर्डर मुझे प्लेस करता है फॉर अ मैन्युफैक्चर गुड, मुझे 60 डेज तो मैन्युफैक्चरिंग का लगेगा, उसके बाद 60 डेज वॉइस पे है, तो 120 दिन हो गया। जब तक माल पहुंचेगा तब तक उसको अभी ड्यूटी पता नहीं, 90 दिन के बाद ड्यूटी क्या रहेगी। सो देयरफॉर देयर इज एन अनसर्टेनिटी। जो नवा बिजनेस है वो नहीं हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग, जो नॉन स्टील नॉन ऑटो है, वो जो भी ऑर्डर्स है वो लोग अभी भुगता रहे हैं, ताकि एटलीस्ट 10% में उनकी जितने भी माल हाथ में है, ऑर्डर्स हाथ में, वो कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक रियल पिक्चर पेश की एक्सपोर्ट को लेकर। मैं बग्गा सर ये आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका ने सिंगल आउट किया चाइना को, अब 75 कंट्रीज को तो रियायत मिल गई, जो उनका ये मानना है कि जो उनसे बातचीत को तैयार हैं या जो ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। चीन अपने आप में अड़ा हुआ है, उसका साथ या उसी थॉट प्रोसेस में थोड़ा ईयू भी रहा। हालांकि खबर ये भी कुछ छन के आ रही है कि ईयू रिकंसिडर कर रहा है कि वो पॉज करे जो काउंटर मेजर्स वो लगाने जा रहा था अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स, वो भी 90 दिन के लिए, अप्रैल 15 से। आपको लग रहा है सर ये मामला और खिंच सकता है, या चाइना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिकंसिडर करे इस थॉट को जो अपनी वो सख्ती कायम किए हुए हैं अगेंस्ट यूएस? देखिए, चाइना और यूएस का एक जो एस्टैब्लिश सुपर पावर वर्सेस चैलेंजर सुपर पावर की लड़ाई चल रही है। तो मूलभूत लड़ाई तो इन दोनों में ही है, और दोनों का अब पक्ष ऐसा हो गया, एक्सट्रीम हो गया, जिस तरह से ट्रंप ने भी उनको दिखाया है रवैया, और जिस तरह से चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ किए। तो अब फेस सेविंग के तौर पे चाइना यहाँ से रिट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखा रहे हैं कि हम स्टैंड अप कर सकते हैं अमेरिका की बुलिंग को। अमेरिका दिखा रहा है कि चाइना ने पिछले 30-40 सालों में हर तरह के ग्लोबल रूल्स तोड़ के इस तरह से खत्म किए इंडस्ट्री सारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यूरोप हो या अमेरिका में हो। तो दोनों की जंग आइडियोलॉजिकल हो गई है, अब सिविलाइजेशनल जंग है। इसका निजात इतना जल्दी नहीं आता, स्वाति जी। बिल्कुल सही बोला आपने सर। इनफैक्ट मैं पंकज जी आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब ईईपीसी सरकार से सर क्या कोई अपेक्षा है आपकी इस मौके को भुनाने के लिए? क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं सर आप? बेसिकली हमने जो पुरानी एक्सपेक्टेशंस थी, वो अभी हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो इमीडिएटली हो जावे। जो एक एमएसएमई के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी, जो 31 दिसंबर तक थी, हमने रिक्वेस्ट किया था कि उसको आप जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करिए, रिकंटिन्यू करिए। तो मेरा मानना है कि वो अभी इमीडिएटली आ जाएगी, जो अभी फिलहाल आई नहीं थी, जिसमें बजट में प्रोविजन है। फिर हमने ये भी बोला है कि हमको एमएसएमई को, अभी हमें पॉइंट ये आ गया कि अभी हमें डी रिस्क करना पड़ेगा यूएसए से। अब यूएसए से पे हम सारी अपनी एक्सपोर्ट बास्केट नहीं रख सकते। सो हमें जब अभी डी रिस्क करना पड़ेगा, तो हमें जाना पड़ेगा अदर कंट्रीज, जैसे लैटिन अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, वेस्ट अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है। तो इसमें हमारा हमारा ये पोजीशन रहेगा कि अभी हमें हमारे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को ये नए मार्केट्स में ट्रैवल कराना पड़ेगा, उनसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ब्रांड इंडिया को शोकेस करना पड़ेगा हमारे एमएसएमईज को। तो उसके लिए हमने बोला है कि एमएसआई एमएआई स्कीम में आप हमें कुछ फंड्स दीजिए, ताकि एटलीस्ट हम हमारे एमएसएमईज को ये सब जो डिफिकल्ट कंट्रीज हैं उसमें हम ले जाएं, और उनको उनका वहाँ बिजनेस शुरू कराएं, जो पहले अभी नहीं होता था या कम होता था, हम उसको ज्यादा करें। और तीसरा हमने ये भी बोला है कि अभी आपका जो एफटीए जो चल रहे हैं, जो ईयू के साथ नेगोशिएशन चल रही है, यूके के साथ चल रही है, चिली और पेरू के साथ चल रही है,
आप उसे फास्ट ट्रैक करिए, क्योंकि हमें अभी सभी मार्केट्स को देखना पड़ेगा, हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स देखना पड़ेगा, हमें यूएसए से डी रिस्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम यूएसए पे डिपेंड करके मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, ये अब सिचुएशन हम चाहते हैं कि नहीं रहे। सो दैट इज वाई हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप ये जो 4-5 कंट्री जहां आपकी बहुत एडवांस स्टेज में नेगोशिएशन चल रही है, उसको आप एफटीए को जल्दी फाइनलाइज करें। बायलैटरल एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ चल ही रहा है, वो डिस्कशन चल ही रही है। आपने भी बताया है कि पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि हमारी अच्छी नेगोशिएशन चल रही है, तो हम उसके लिए भी वेट करेंगे कि उसके क्या रिजल्ट आते हैं। बट ये जो बैलेंस कंट्री है, स्पेशली ईयू, हम चाहते हैं कि ईयू के साथ हमारी एफटीए एज अर्ली एज पॉसिबल, जो कि जबकि ईयू का प्रेसिडेंट वाज हियर इन इंडिया ऑन फरवरी, और उनकी और मोदी जी की जब मीटिंग हुई थी तब उन्होंने बोला था कि हम ये साल में डेफिनेटली हमारा एफटीए कंक्लूड करेंगे। हम चाहते हैं कि उसको आप फास्ट ट्रैक में लें। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट बग्गा सर, यही हम ये भी जानना चाह रहे थे, ये जो इस पूरे ट्रेड वॉर के बीच में जो एक बातचीत भी चल रही है, पीयूष गोयल जी ने इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से, तमाम जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी चर्चा की, उनको दिलासा दिलाया कि सब चीज़ें ठीक ही, हम बातचीत जारी रख रहे हैं। इसी महीने में हम देख रहे हैं कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी भारत आएंगे, एनएसए वॉल्ट्स भी रहेंगे। तो यहाँ पर बातचीत का सिलसिला नहीं टूटा है और आगे बढ़ेगा। दूसरा, एक वर्चस्व की लड़ाई, जैसा आपने बताया, अमेरिका और चीन के बीच में है। इसमें भारत के लिए सर इस आपदा में अवसर आपको नजर आ रहे हैं? जी हाँ, अवसर आएंगे जरूर, बट यही है कि पहले पॉलिसी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कल शाम को जब मैं जी का शो कर रहा था, यही क्वेश्चन हम सोच रहे थे कि 40% अगर वियतनाम पर है और चीन पे तब 104% था कि चांस है क्या भारत का। और अब देखिए आज 125 हो गया, चीन और वियतनाम 10 हो गया, तो वियतनाम हमारी टक्कर पे आ गया, बांग्लादेश टक्कर पे आ गया 10% पे। तो आप नया फैक्ट्री लगाने जाएं सोच के कि आपके पास टैरिफ डिफरेंशियल है और वो बदल जाए, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने कहा कि बिजनेस सेंटिमेंट बिगड़ गया है। जिसके पास क्षमता है अभी, जो 3 शिफ्ट करके और माल बना सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री जरूर फायदे में रहेंगे। यहाँ पे नई कैपेसिटी लगाने के लिए थोड़ा कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए होगा। अगर पता ही नहीं, ट्रम्प के दिमाग में सुबह और शाम में बदल जाता है सारा माहौल, तो उस माहौल में नई कैपेसिटी लगा पाना मुश्किल है। और जैसे सर ने भी कहा कि केवल हम अमेरिकन मार्केट पे नहीं भरोसा रख सकते। 7-8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गोयल साहब कर रहे हैं, यूके के साथ बात चल रही है, ईयू के साथ जो बहुत बड़ा ब्लॉक है ट्रेडिंग का, 27 कंट्रीज उसके अंदर आ जाती हैं, ईयू के साथ एफटीए की बात चल रही है, मिडिल ईस्ट के साथ चल रही है। तो हमें अब यही करना पड़ेगा कि अपना एक्सपोर्ट्स का जो फैलाव है उसको और बढ़ाना पड़ेगा, और नए बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत और लोगों के साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि यूएस में भी अगर हम बहुत सक्सेसफुल हो गए तो वही हालत हो जाएगी। ये गेम जापान के साथ हुई थी 1980 के दशक में, ये गेम अब चाइना के साथ हो रही है, क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल रहे यूएस में एक्सपोर्ट करने में। तो हमारे लिए भी, अभी हम छोटे हैं, 83 बिलियन पे ही बैठे हैं, चाइना 500 पे बैठा है, बट अगर हम 200-250 पहुंच जाते हैं तो वही खतरे की घंटी हमारे लिए भी यूएस में बजने लग जाती है। उससे बेहतर है कि पूरी दुनिया को आप एक्सपोर्ट करें, जहां पे हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उन सेक्टर्स में हम एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल। और पंकज जी, आपको लगता है कि जितना, मानिए एक 90 दिन का, चलिए एक पॉज हम मान सकते हैं, स्टॉप नहीं हम इसे कहेंगे, या जितना भी टाइम है, आपको लगता है सर समय काफ़ी है इंडियन कंपनीज के लिए डिलीवरी बढ़ाने के लिए इस टाइम पर? समय कम ज्यादा तो नहीं है, पर जितना है उतना तो यूज करें। आइडिया ये है कि जिसके पास ऑर्डर्स इन हैंड है वो एग्जीक्यूट तो करे, क्योंकि एटलीस्ट द नेक्स्ट 30 डेज में जो भी शिपमेंट कर पाएगा वो 90 डेज के अंदर यूएसए पहुंच जाएगा। सो एटलीस्ट
बात यही है कि जितने अभी हमारे सबके पास ऑर्डर्स इन हैंड है जो यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड है उतना हम ट्राई करें कि विद इन 30 डेज हम उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि एटलीस्ट ऑर्डर्स इन हैंड तो कंप्लीट हो गए ना। फिर नवा ऑर्डर तो अभी जब तक अनसर्टेनिटी इतनी है कि बायर को जब अपनी ड्यूटी नहीं मालूम, अपनी कॉस्ट ही नहीं मालूम, तो वो भी अभी वेट कर रहा है कि भाई जब तक ये स्ट्रक्चर पता नहीं चले वो नवा ऑर्डर वो भी नहीं प्लेस करना चाहता। और हम भी डरते हैं कि अगर नवा ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया तो क्या बेसिस पे हम माल बनावे कि बाद में अगर ड्यूटी बढ़ गई 10 की 26 हो गई तो डिफरेंस कौन भरेगा। सो बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एटलीस्ट एक जो ऑर्डर्स इन हैंड है उसको तो कंप्लीट करें as best as possible. Not necessarily all orders will go through, but जितने जा सके उतने तो कंप्लीट करें। एब्सोल्युटली सर। बग्गा सर, आप आखिरी सवाल आपसे ये होगा सर, यूएस मार्केट्स, एशियाई मार्केट्स तो इस खबर के बाद एकदम फूले नहीं समाये, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमने तेज़ी देखी बाजार में काफ़ी दिनों के बाद। अब तो शुक्रवार को बाजार खुलेंगे, फिर 2 दिन की छुट्टी, अगला हफ्ता तो और भी छोटा है। कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस खबर के बाद? हाँ जी, कल गैप अप होगा स्वाति जी। वैसे तो 700 750 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी कल जब यूएस ट्रेडिंग खत्म हुई। आज थोड़ा गिरा है, 150 पॉइंट डाउन है, फिर भी 550 600 पॉइंट ऊपर है बुधवार के क्लोजिंग से, तो गैप अप ओपनिंग है। अब ये है कि पिछले 3 दिन में भारी भरकम एफआई की बिकवाली हुई है, तो क्या वो रिवर्स होता है, क्योंकि उनको थोड़ी राहत अमेरिकन मार्केट में मिली है, तो क्या एफआई की जो बिकवाली है वो थोड़ी रिवर्स होती है तो और फॉलो थ्रू हमारा हो सकता है, या फिर अगेन सोमवार को छुट्टी है तो पोजीशंस काटी जाएंगी और एक ये शॉर्ट लिव्ड रैली रहेगी, ये देखना पड़ेगा। हम यही कहते आए हैं कि डोमेस्टिकली हमारी कहानी ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टोरी भारत की ठीक है 2 दशकों के लिए, साइक्लिकल स्टोरी दुनिया भर की बिगड़ रही थी, और अभी क्या है, थोड़ा जो नीचे सेंटिमेंट था उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन फ्यूचर सारे नेगेटिव चल रहे हैं, तो और नैस्डैक फ्यूचर में 2% का कट दिख रहा है। तो कल जो रिलीफ रैली हुई है उसमें फॉलो थ्रू होता है कि नहीं, ये बहुत अहम रहेगा। भारतीय मार्केट के लिए कल किस तरह प्रदर्शन होता है वो आज फिर दारोमदार रहेगा कि अमेरिका में आज फॉलो थ्रू होता है कि नहीं, वो बहुत अहम रहता है। बिल्कुल, तो पल पल की जो कहते हैं ना हलचल, उसको बाजार भी देख रहा है, समझ रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या चल रहा है अभी ट्रम्प के दिमाग में, और कहीं दोबारा कुछ फैसला ना पलट दे वो। लेकिन हम एनालिसिस करते रहेंगे और बताते रहेंगे आपके फायदे की बात भी। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में अजय बग्गा साहब बहुत धन्यवाद, और पंकज चड्ढा जी आपका भी थैंक यू सो मच इस चर्चा में शामिल होने के लिए।